आर्ट एंड कल्चर में हम आज एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है मिडिवल इंडिया और अब हम चैप्टर 5 पे आ चुके हैं, दैट इज़ मॉडर्न इंडिया। आज से हम बड़ी खूबसूरत यात्रा पे चलेंगे। आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी होंगे और एक स्ट्रीमलाइन मैनर में आप चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। आरंभ करते हैं। देखिए, हिस्ट्री को अमूमन इन 3 भागों में ही देखा जाता है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री आपने अच्छे से समझी, जो कि 8th सेंचुरी तक की हमने पढ़ ली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के आगे। हालांकि हिस्ट्री का पीरियड तो बहुत लंबा है, एंशिएंट हिस्ट्री का फेज़ तो बहुत लंबा है, उसमें स्टोन एजेस भी आ जाती हैं और उसके बाद प्री हिस्ट्री, यानी कि जिसके बारे में कोई रिटर्न मटेरियल नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री है रिटर्न मटेरियल, पर हम पढ़ नहीं पाए। हिस्ट्री रिटन मटेरियल है और हम पढ़ भी पाए हैं, ठीक है ना। तो हम इसके वाया चले, एंशिएंट हिस्ट्री के फेज़ को कंप्लीट किया, फिर 8th से लेके लगभग 18th सेंचुरी का वो समय मिडिवल इंडिया का रहा, हमने उसे समझा। कई तरह के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस आए, डिफरेंट किंगडम्स के इस्टेब्लिश होने से और कई तरह के फॉरेनर्स के भारत आने से। वो चाहे इन्वेडर के रूप में आए हों, चाहे व्यापारियों के रूप में ही आए हों, चाहे मिशनरियों के रूप में आए हों, लेकिन भारत के कल्चर को, रिलीजन, पॉलिटी, सोसाइटी और इकोनॉमी को बहुत प्रभावित किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जो परिवर्तन आपने अब तक देखे, इन सभी परिवर्तनों की रफ्तार बड़ी तेज़ हो जाएगी, इनका स्केल बड़ा हो जाएगा और जो मौजूदा भारत आज आपको नज़र आता है, इस मौजूदा भारत पर मुहर लगेगी इस समय में, जिसे कि हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं। जहाँ पर अगर मैं जेम्स स्मिथ की बात करूँ, वो इंडियन हिस्ट्री को कुछ इस तरह से बांटता है: हिंदू, मोहम्मडन और यूरोपियन हिस्ट्री। ऐसे में हिंदू हिस्ट्री अगर हम मान भी लें कि कोई ऐसा फेज़ है हिंदू हिस्ट्री, तो वो उस हिंदू हिस्ट्री के लास्ट रूलर के रूप में पृथ्वीराज चौहान को देखता है। उसके बाद उत्तर भारत में एक वाटरशेड पॉइंट आता है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, और मोहम्मडन शासन, मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश होता है। तुर्क, अफ़गान और मुग़ल एक सीक्वेंस में भारत आते हैं। इसके बाद भारत में यूरोपियन एडवेंट होता है मोहम्मडन्स के बाद। अब हम उस यूरोपियन फेज़ के बारे में पढ़ेंगे। उस कॉन्सेप्ट से देखें तो हम हिंदू हिस्ट्री, मोहम्मडन हिस्ट्री कर चुके, यानी कि हिंदू और मोहम्मडन कल्चर कर चुके। अब यूरोपियन कल्चर करने की बारी है। अब हम यूरोपियन हिस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब यूरोपियंस भारत आएंगे तो इम्पॉर्टेंट है उनके इम्पैक्ट, आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट, जो आज हमारे देश के कल्चर का हिस्सा बन गया, जैसा कि राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन आज भारत में जो है, इस तरह की बहुत सी बिल्डिंग्स आपको कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में देखने को मिलेंगी। मैंने इनके ये जो नाम लिए, ये उस समय की ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज़ के अकॉर्डिंग नेम हैं। कलकत्ता यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ये बिल्डिंग्स में एक सिमिलैरिटीज़ हैं जो आपको भारत की संसद और राष्ट्रपति भवन में देखने को मिलती हैं। तकरीबन आप ब्रिटिशर से जुड़ी हुई किसी भी सिटी जाएं, चाहे वो कोई पहाड़ी शहर है या मैदानी इलाका है, आपको वो कॉलोनियल स्टाइल का आर्किटेक्चर, जिसमें गॉथिक फॉर्म्स, द गॉथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इम्पैक्टफुल है, वो नज़र आएगा। इसके अलावा बहुत सी चीज़ों में और अंतर पड़ता है ब्रिटिशर्स के आने से, वो भी हमारे कल्चर का आज पार्ट है। जैसे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स के द्वारा एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड की गई, चाहे वो लॉ मेकिंग हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो और चाहे वो जुडिशरी हो। एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ रेवेन्यू प्रोवाइड किया गया, लॉ एंड ऑर्डर, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ क्रिमिनल कोड एंड द सिविल कोड दिए गए, जैसे कि आईपीसी, इंडियन पेनल कोड दिया गया, जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड उस समय में भी बने, फिर ये बाद में भी आए, और इसी तरह से क्रिमिनल कोड प्रोवाइड किए गए। आई बात समझ में? ये चीज़ें अंग्रेज़ों के समय में विकसित हुई, आप आज भी उनकी पालना करते हैं।
उनमें समय समय पर अमेंडमेंट्स होती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों की पालना कर रहे हैं। फिर इसके अलावा उनका इम्पैक्ट एजुकेशन में देखने को मिलता है। वो एजुकेशन जो इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड थी, जो वेस्टर्न आइडियाज़, फ़िलॉसफीज़ और साइंसेस से प्रभावित थी, जो आज आपके देश के कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है। आज भारत के स्तर पर अगर हम देखें तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंग्लिश और हिंदी इन दोनों को अपनाया गया है। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारी दो बड़ी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं सेंट्रल लेवल पे, जिनमें इंग्लिश एक महत्वपूर्ण भाषा है। इट्स अ लिंग्वा फ्रैंका, नो इट्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, केंद्र में इस समय गृह मंत्री ऐसा चाहते हैं कि हिंदी को एक लिंग्वा फ्रैंका के रूप में हम विकसित करें। हमारा संविधान भी ऐसा मानता है कि हिंदी को एक लिंग्वा फ्रैंका के रूप में ऑब्जर्व करना चाहिए हमें। इंग्लिश का डोमिनेंस ऐसा है कि कई जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर सोल लैंग्वेज ही इंग्लिश यूज़ होती है, इसके साथ दूसरी लैंग्वेज यूज़ नहीं हो सकती है। कुछ ऑर्डर्स हैं जो एक ही लैंग्वेज में आते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो पंजाब में एक एग्ज़ाम हुआ था नायब तहसीलदार, उसको लेकर के भी कोर्ट में पिटीशन है कि वह सिर्फ इंग्लिश में था, पंजाबी में क्यों नहीं था। तो कमीशन ने रिस्पॉन्स फाइल किया है कि पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियर था ये एग्ज़ाम होता ही इंग्लिश में है। तो फ्यू एग्ज़ाम्स आर देयर, इवन पंजाब की अपनी रीजनल लैंग्वेज है पंजाबी, लेकिन फिर भी एक सिंगल ही लैंग्वेज में एग्ज़ाम हुआ, दैट इज़ इंग्लिश। सो दैट इज़ द डोमिनेंस ऑफ द इंग्लिश। चाहे हमारे कॉल सेंटर्स जो वर्ल्ड लेवल पर सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, चाहे हमारा मीडिया जगत जो वर्ल्ड मीडिया के साथ कनेक्ट होकर काम कर रहा है, इन सभी चीज़ों में इंग्लिश लैंग्वेज का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है और वो ब्रिटिशर्स के समय में ही विकसित हुई भारत में। तो इन सब चीज़ों ने भारत को बहुत प्रभावित किया, जो आज भारत के कल्चर का हिस्सा है। जो आज इंडिया है वो वहीं से आता है, जिसमें एंशिएंट और मिडिवल इंक्लूडेड है। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। ब्रिटिशर्स की एक खासियत थी, इनके पहले के जो भी इन्वेडर्स भारत आते हैं, चाहे वो तुर्क हैं, अफ़गान हैं या मुग़ल हैं, वो भारत को अपना घर बनाते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं करते। उनका होमलैंड हमेशा ब्रिटेन ही रहता है। वो भारत को एक कॉलोनी के रूप में उपयोग करते हैं और इसी तरह से भारत में उपनिवेशवाद का यानी कि कॉलोनियलिज्म का आरंभ होता है। तो इंडिया ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नीड्स को सर्व करता है। ब्रिटिशर्स यहाँ पर किसी भी फ्रंट पे इंडियंस की डेवलपमेंट या इंडिया की डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से कार्य नहीं करते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो एडवांसमेंट होगी, बिल्डिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडवांसमेंट होगी, किसी भी तरह का कोई इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के विषय में नज़र आता है, वो सब चीज़ों का विकास ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के तहत ब्रिटिश कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने के लिए था। तो ब्रिटिशर्स ने अपने कैपिटलिस्ट मॉडल के तहत इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया और उस कैपिटलिस्ट मॉडल को इंडिया में फुली एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए ये सारी सपोर्ट्स प्रोवाइड की गई। चाहे वो इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेट करना हो, चाहे इंडिया में रेलवे चलाना हो, चाहे टेलीग्राफ सर्विसेज या पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत करना हो, चाहे यहाँ पर रोड और रेलवे का नेटवर्क डेवलप करना हो, चाहे इंडस्ट्री लगाने की ही बात हो, चाहे बड़े बड़े बंदरगाह बनाने हों, चाहे राजधानी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात हो। 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। उसका भी कारण भारत को बेहतर वे में कंट्रोल करना फॉर द ब्रिटिश इम्पीरियल पर्पसेस। तो इस तरह से एक डीप रूटेड इम्पैक्ट है हमारी आज की सोसाइटी पर, पॉलिटिक्स पर, इकोनॉमी और कल्चर पर इस समय के यूरोपियन पावर्स का, उनके रूल का। इसलिए हम मॉडर्न इंडिया को पढ़ रहे हैं। सीधे सीधे आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाई। सवाल ये है कि क्यों अपनाई? क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था आपके देश में और ब्रिटिशर्स के अपनी होम कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ही था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही था। आज आपके यहाँ पर दो हाउसेज हैं, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। सिंपली यही सिस्टम ब्रिटेन में भी है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस।
आज आप जिस तरह से सिस्टम फॉलो करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट इज़ द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑलमोस्ट सिमिलरली ऐसा ही फैशन ब्रिटेन में भी फॉलो होता है। आपके यहाँ पर गाड़ियाँ चलाने से लेकर के, आप राइट हैंड गाड़ियाँ चलाते हैं वो भी चलाते हैं, गाड़ियों से लेकर के रहन सहन, बिल्डिंगों का डिज़ाइन, खान पान, राजनीतिक नियम कानून, सब कुछ पर बड़ा प्रभाव है ब्रिटिशर्स का, क्योंकि 200 वर्षों का शासन किया उन्होंने आप पर। इसलिए अगर आप इंडिया के मौजूदा कल्चर को, आज के कल्चर को समझना चाहते हैं, तो यूरोपियन इम्पैक्ट से भरे हुए इस मॉडर्न पीरियड को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना नहीं समझ पाएंगे। आपके शहर जलंधर में एक सड़क है जिसका नाम सिविल लाइंस है। ये नाम कब डला होगा या किसने डाला होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जगह जगह पर कैंटोनमेंट्स हैं, कैंट एरिया, ये कब स्थापित हुए होंगे और किसने किए होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस लाइंस, ये किन्होंने इस्टेब्लिश की होंगी, ये भी सवाल है। तो कुल मिला के आज जो आप इतने इम्पॉर्टेंट हिमालयन टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं, ये किन्होंने स्थापित किए होंगे, चाहे वो शिमला है, चाहे वो लैंसडाउन है, चाहे वो मसूरी है, डलहौज़ी है, चाहे दार्जिलिंग है, सिलीगुड़ी है, ये सब जगहें किन की, चाहे साउथ में जिसे हम ऊटी कहते हैं, उदगमंडलम, ये सभी महत्वपूर्ण स्थान हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा रिट्रीट प्लेस के तौर पर डेवलप किए जाते थे। गर्मियों में सर्दी के लिए यहाँ पर जाया जाता था। यहाँ पर पहुँचने वाली आज की डेट की कई तरह से रेलवे लाइंस या टॉय ट्रेन्स या यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रखे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये सब उस समय की विकास हैं, उस समय की देन है। रेलवे लाइन का विस्तार भी इसलिए हुआ कि उन हाइड्रो प्रोजेक्ट एरियाज़ तक स्टाफ को ले जाया जा सके, उन एरियाज़ को कंट्रोल किया जा सके। तो चाहे वो शिमला की टॉय ट्रेन हो, चाहे हिमाचल के जोगिंदरनगर जाने वाली वो गाड़ी हो, उसका आधार शैनन हाइड्रो पावर प्लांट है जो कि उहल नदी पर बना है, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आज का भारत जिस तरह से प्रोडक्शन करता है इकोनॉमी में, जिस तरह से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ करता है, जिस तरह से उसका इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है, जिन बिल्डिंग्स को वो फॉलो कर रहा है, जो पॉलिटिकल लॉ और रूल मेकिंग है, तमाम चीज़ों का आधार इस दौर में है, इस मॉडर्न इंडिया में है। हम उसे ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ ज़रूरी है, इसे समझ लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो हमने लिखा है कि ऑल दोज हु केम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड सच एज द तुर्क्स, द अफगान्स एंड द मुगल्स मेड इंडिया देयर होम, बट द ब्रिटिश colonial rulers always remained foreigners to this land. आप उनका प्रभाव देखना चाहते हैं तो यू कैन विजिट एंड यू कैन ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑन आर्किटेक्चर, दैट इज़ द राष्ट्रपति भवन, द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, a system of education based on Western ideas, science and philosophies, social and religious reform movements, जिसका जिक्र हम अभी करेंगे। बड़ी चीज़ ये आती है कि जब हम बात इंडिया पर, इंडियन कल्चर पर वेस्टर्न इम्पैक्ट का करते हैं, तो हमें पहले वेस्ट को ही समझना ज़रूरी है, जिसमें शब्द आता है द राइज़ ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट में स्वयं वेस्ट का ही उदय हुआ। वेस्ट खुद भी किन्हीं डार्क एजेस में था, उस डार्कनेस से वेस्ट का अपना उदय हुआ। पश्चिम में सूर्य का जब उदय हुआ तो फिर पश्चिम बदला, और उस बदले हुए पश्चिम ने भारत पे प्रभाव डाला। तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो द टॉपिक इज़ द राइज ऑफ द वेस्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। आप जब यूरोप की बात करते हैं तो 1450 का ये टाइम है। इस समय के बाद यूरोप में हुई इन 3 बड़ी तब्दीलियों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। देखिए 1450 को ही टाइम इसलिए लिया गया है कि 1453 जो है, इस समय में जो तुर्क हैं उनका आक्रमण हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल पे, और जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, जिसे हम बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं, वो ख़त्म हो गया। 1453 में तुर्कों के अटैक से कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो तुर्कों के पास चला गया और उसका नाम बदला गया, दैट इज़ इस्तांबुल। तो आज की डेट में वो कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल माना जाता है और ये तुर्की में है। एक समय में ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर, दैट इज़ द बाइजेंटाइन एम्पायर, उसकी कैपिटल हुआ करता था। तुर्कों के आक्रमण से चीज़ें बदली हैं, उसके बेसिस पे हम कुछ समझेंगे।
3 चीज़ें यूरोप में हुई हैं, उसमें से पहली है द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। हम इसी समय की बात कर रहे हैं, द मिडिवल यूरोप। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। सेकेंड, द बिगनिंग एंड द स्प्रेड ऑफ रेनेसेंस एंड द रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स। एंड थर्ड, द डिस्कवरी ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स। ये 3 डेवलपमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोप। बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, पहले हम इन 3 चीज़ों को देख लेते हैं। क्या हैं ये 3 चीज़ें? देखिए, ध्यान से समझिए। एक फेज़ हुआ करता था यूरोप का, जब यूरोप में हम वी विल डिस्कस अबाउट द 500 BC पीरियड। इस समय में हम बात करेंगे द रोमन सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, दैट इज़ द रोमन डेमोक्रेसी। इसके पहले की अगर हम बात करें तो इटली का रोम है, उसके ही थोड़े ईस्टवर्ड हम जाएं तो देर इज़ ग्रीस। एथेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पे, और वर्ल्ड लेवल पे जो ओलंपिक्स होते हैं एथेंस उससे जाना जाता है। ओलंपिक्स की मशाल लेकर के एक जगह से दूसरी जगह चलना और माउंट ओलंपस पे उसे लहराना भी अपने आप में एक प्रमाण है लोकतंत्र का ही। ये एक मुहिम थी। तो एक समय हुआ करता था कि ग्रीस में डेमोक्रेसी फॉलो होती थी, फिर धीरे धीरे वहाँ पर डेमोक्रेसी ख़त्म हुई और रूलर किंगडम सिस्टम हुआ। फिर धीरे धीरे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम रोम में आया और रोमन डेमोक्रेसी का फेज़ आया। लेकिन सक्सेसिवली जब टाइम आगे बढ़ा तो ये भी किंगडम सिस्टम में बदला और रोम में भी एम्पायर आने लगे। सेजार रूलर्स यहाँ पर रूल करने लगे। दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। एक टाइम ऐसे भी था जिसे हम 117 AD का समय कहते हैं, जब ये रोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स की किंगडम हो गया। ये नॉर्थ अफ्रीका में था, ये साउदर्न यूरोप में था, ये वेस्ट एशिया में था। तो वेस्ट एशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका, साउदर्न यूरोप, द किंगडम ऑफ 3 कॉन्टिनेंट्स। 117 AD का समय है। ये समय बदला अराउंड 4th सेंचुरी AD। ये रोमन एम्पायर 2 हिस्सों में बटा हुआ था और इसका एक हिस्सा द वेस्टर्न रोमन एम्पायर वो कई तरह की छोटी छोटी जर्मैनिक ट्राइब्स के कंट्रोल में आने लगा, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर कंटिन्यू होता रहा जिसकी कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल थी। ये जो समय आएगा 500 से लगभग 1350, वैसे कई लोग इसे 500 से 1500 लेते हैं, 1000 ईयर्स का टाइम लेते हैं। ये जो समय है ये यूरोप में डार्क एजेस का समय है, डार्क एजेस का टाइम है, जिसमें से एग्जैक्ट टाइम है 500 से 1000 AD तक प्रॉपर डार्क एजेस हैं, और 1000 AD से 1300 के बीच में फेज़ चेंज होना शुरू हो जाता है। डार्क एजेस का ट्रांजिशन होना शुरू हो जाता है साइंस बेस्ड एजेस की ओर। तो व्हाट डू यू मीन बाय द डार्क एजेस ऑफ दैट 1000 ईयर्स? सिंपल सी चीज़ है कि इस समय में जो रीजनिंग है, जो लॉजिक्स हैं, जो थॉट्स हैं, इन सब चीज़ों पर विचार नहीं था। जो सोसाइटी थी वो कम्प्लीटली डोमिनेटेड थी रिलीजन के द्वारा, यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, यानी कि चर्चेस के द्वारा। और चर्च के तहत जो एक क्लास थी प्रीस्ट की, द प्रीस्टली क्लास, वो सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे थे। और जो चर्च की अथॉरिटीज़ हैं, इनकी अथॉरिटी का सोर्स जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट थे। यहाँ पर हम बात करेंगे द बाइबल। बाइबल से इन रिलीजियस अथॉरिटीज़ को ऑथराइजेशन मिल रही थी, लेजिटिमेसी मिल रही थी, और बाइबल ही के तहत दी हुई चीज़ों को ये अपने मैनर में इंटरप्रेट करके कोट करते थे और समाज को उस रूप में चला रहे थे। ऐसे में इम्पॉर्टेंट ये हो गया था इस समय में कि जो एक एम्पायर है, उस एम्पायर के अंडर कई सारे छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स आते थे,
फ्यूडल लॉर्ड 1 2 3 4 5, और ये सभी के सभी फ्यूडल लॉर्ड्स एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंट्रोल करते थे जिसे हम मैनोरियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मैनोरियल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस फ्यूडल लॉर्ड के अंदर आने वाला ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे इसका पैलेस होगा, द मैनोर, और यहाँ पर ही इसके अंदर खेती हो रही है। द मैनोरियल कॉम्प्लेक्स, देयर इज़ अ पैलेस, अ कैसल, और इसी के अंदर खेती हो रही है। तो इस एम्पायर के द्वारा इसे सिर्फ ये लैंड नहीं मिला, इस एम्पायर के द्वारा इसे इस लैंड पर होने वाली खेती और उस पर बसने वाले लोग भी मिल गए। लोग भी मिल गए एक ही बार में, यानी कि वो जो लोग हैं वो इस मेनोरियल कॉम्प्लेक्स के जो ऑन लॉर्ड है उसको सर्व करेंगे। और यहाँ पर एक सिस्टम आएगा, द सर्फ, और द सिस्टम नेम इज़ द सर्फडम। और सर्फडम मने द टू सर्व द लॉर्ड दैट इज़ नियर टू द स्लेवरी। लोग जो हैं उस लॉर्ड के लिए काम करें, कभी भी कोई क्वेश्चन ना रेज़ करें, उसके विरुद्ध कोई बात ना करें। इसके लिए ये कोशिश रहती थी हमेशा इस फ्यूडल लॉर्ड की कि इसे सपोर्ट मिलती रहे सोसाइटी पर जिनका शासन है उन इंस्टीट्यूशंस का, दैट इज़ द चर्चेस। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट इन फ्यूडल लॉर्ड्स को रहता था, यानी कि इन प्रीस्टली क्लास का सपोर्ट इन फ्यूडल लॉर्ड्स को रहता था। इसकी वजह से इन प्रीस्टली क्लासेस को कई प्रिविलेजेस मिले थे, इन्हें टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। और दूसरी चीज़, इन्हें भी कुछ तरह के रेवेन्यूज़ या टैक्सेस इस जनता से लेने